नमस्कार, मैं के त्रिपाठी लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं पुनः आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 के गणित विषय में अध्याय 4 अर्थात द्विघात समीकरण के भाग 4 को पढ़ाऊँगा, जहाँ पर कि मैं पूरी बात समाप्त करूँगा इस अध्याय से संबंधित। तो बच्चों, आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने अब सीखा है पिछले भाग में, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, द्विघाती सूत्र जो देखा था उसको बताते हुए द्विघाती सूत्र पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। मूलों की प्रकृति जानेंगे, जो मैंने बताया था आपसे कि आगे हम इस पर चर्चा करेंगे पिछले भाग में, और मूलों की प्रकृति पर आधारित सवाल करेंगे। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा गृह कार्य भी देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों को हल करने पर चर्चा करनी थी। बच्चों, आप लोगों ने देखा हमारे पास जो द्विघात समीकरण था उसका मानक रूप ये था, व्यापक रूप, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और एक्स से रहित पद सी था, बराबर पद 0। इसको हल करने के लिए, इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड विधि अपनाया था। याद कीजिए, विधियों में मैंने गुणनखंड विधि से 2 गुणनखंड करके हमने x के मान ज्ञात किए थे, अर्थात हल जिन्हें मूल कहते हैं। दूसरा, मैंने भाग 2 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सिखाई थी आप लोगों को, और तीसरे भाग में द्विघाती सूत्र हमने आपको बताया था, उस पर सवाल भी लगाए थे। तो बच्चों, अब हम आपको यहाँ पर आगे बताना चाहेंगे, द्विघात समीकरण हमारे पास एक ये दिया हुआ है और इसके मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, एक बार देखिए, आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, आसानी से इसे आप देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने प्रश्न को, द्विघात समीकरण को जो दिया हुआ है, तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से, और तुलना करने के बाद आप ए, बी, ध्यान रहे बच्चों, हमने कहा था चिन्हों के साथ में ए बी सी के मान सदैव लिखेंगे। तो ये कितना, -7, और सी बराबर आप देख सकते हैं 3। ए बी सी के मान ज्ञात हो जाने पर आप क्या करते हैं बच्चों, बी स्क्वायर -4ac का मान ज्ञात करते हैं। मैंने कहा था आगे आज हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी बता दे रहा हूँ एक बार आपको, ये विविक्तिकर कहलाता है। आगे इस पर बात करते हैं। तो देखिए जरा सा, इसका मान आपको कितना मिलता है, -4a, और ये गुणा है क्या, सी का। तो ये आपको 49 -24 अर्थात कितना प्राप्त हो गया, 25। आप देख सकते हैं बेटा, वर्ग ये बी स्क्वायर -4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है। 25 से धनात्मक है, अर्थात 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे। तो चूंकि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आ गई, वास्तविक मूल होंगे। अब ये मूल क्या होंगे, द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो द्विघाती सूत्र आप जान रहे हैं, x बराबर -b + अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं एबीसी के। तो b का मान आप देखिए पहले से ही माइनस लगा है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट में बच्चों हम पहले से ही इसे सरल कर चुके थे। इसका मान कितना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का 25 रख दिया आपने अपॉन 2, और देख सकते हैं कि a का मान कितना है, 2 है। अब देखिए ये प्लस का 7 हो गया और ये वर्गमूल कितना इसका 25 का 5/4। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर देखिए, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 7 + 5/4 अर्थात 12/4, या फिर इसे आप कितना कहेंगे, 3। अब बच्चों देखिए जरा सा, माइनस चिन्ह लेते तो आपको क्या मिलता, 7 - 5/4 अर्थात 2/4 या फिर 1/2। ये दो मूल आपको प्राप्त हो गए। यदि आप चाहें, इससे जांच करना चाहें कि मूल हमारे सत्य हैं या नहीं, तो समीकरण में x के स्थान पर आप इन मानों को रख करके देख सकते हैं। तो देखिए जरा सा आपको क्या मिलता है, हल कर लेते हैं। x बराबर पहला आपका मान निकला था 3, तो आपने रखा इसे 3 का स्क्वायर बाएं पक्ष में रख रहा हूं बच्चों, 7 × 3 + 3। ये देखिए बाएं पक्ष को आपने सरल किया तो कितना हुआ, 18 और ये 21 + 3 अर्थात 21 - 21 = 0। तो दाहिना पक्ष आ रहा है इस मान को रखने पर जो आपने 3 निकाला था। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे मान को रख सकते हैं 1/2 को, और आप पाएंगे कि उससे भी आपको दाहिने पक्ष 0 के बराबर आपको बायां पक्ष सरल होकर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपके मूल सही है। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों, 3 व 1/2 होंगे। ये आपको उत्तर ज्ञात हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, मूलों की प्रकृति पर बात करते हैं। जो मैंने कहा था भाग 4 में मैं मूलों की प्रकृति पर बात करूंगा। आपसे बात हो चुकी है, लेकिन पूरी बात यहाँ पर अब मैं आपको एक बार दर्शाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए आपके दिमाग पर रहेगा। मूलों की प्रकृति निर्भर करती है बच्चों इस बात पर, b² - 4ac। ये b² - 4ac आप जो देख रहे हैं, ये ही तय करता है कि हमारे द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। कैसे से तात्पर्य है, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। तो आप देखिए, यदि इसका मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है, धनात्मक गिनती कोई भी आ रही है, इसको सरल करने पर कई सवालों में हम लोगों ने देखा, तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण के 2 भिन्न मूल होंगे, और वास्तविक तो होंगे ही। बड़ा है 0 से, वास्तविक होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे, और वे 2 भिन्न मूल ये तथा ये होंगे। एलसीएम लेने पर वही चीज बन जाती -b + √b² - 4ac/2a। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, दूसरा मूल पहला मूल, दूसरा मूल भिन्न मूल, जैसा कि आपने बोला यहाँ पर 2 भिन्न मूल, तो एक ये और एक ये। दूसरी बात देखिए, प्रकृति के बारे में बता रहा हूं, यदि ये 0 हो जाए, इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। यहां पर क्या था, ग्रेटर था। ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac यदि 0 से बड़ा था अर्थात धनात्मक था, तब ये 2 मूल भिन्न मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे। और यहां पर देखिए, यदि बराबर 0 है इसका मान,
तब पर भी इसमें मूल वास्तविक ही होंगे। परंतु ध्यान रहे बच्चों, वास्तविक होने के बाद इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि दोनों मूल क्या हैं, बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे। और वो बराबर मूल कितने होंगे, -b/2a। तो बच्चों देखिए, एक प्रश्न इस पर हम छोटा सा आपको भी करा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। x² - 4x + 4 बराबर 0 सपोज कीजिए कि ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। तो यहां पर देखिए जरा सा a, b और c आपको दिखलाई दे रहे हैं। तो जरा b² - 4ac पर विचार कीजिए। तो -4 -4 × 1 × 4। अब आप देख सकते हैं 16 - 16 अर्थात 0 आ गया। तो b² - 4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो मूल इसके क्या होंगे, आपके सामने है -b/2a। तो मूल इसके होंगे, अतः मूल -b/2a। आप देख सकते हैं -b -4 पहले से ही b का मान है, और ये आपको मिल रहा है /2, दैट इज 4/2 या फिर 2। तो दोनों ही मूल 2 होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे, 2,2। ये इसलिए भी है कि जब ये पोर्शन 0 ही बन गया, इसकी बात चल रही है, b² - 4 से 0 बन गया, तो इतना हिस्सा 0 बन गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ यही तो बचा, और ये दोनों बराबर है। तो अर्थात मूल बराबर होंगे, वास्तविक होने के साथ साथ बराबर होंगे। तीसरी यहां पर स्थिति दी है, देखिए, यदि ये 0 से 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है, तो बच्चों ऋणात्मक की स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात से संबंधित। लीजिए एक समीकरण आपके पास ये है, ABC तीनों के मान 1, देख सकते हैं 1 1 और ये 1 है। तो देखिए b² - 4ac पर ध्यान दीजिए, 1² - 4 × 1 × 1 अर्थात ये 1 - 4 बराबर -3 आ गया। अब बच्चों ये -3 आ जाने से क्या है कि b² - 4ac 0 से छोटा है। तो अर्थात आपको क्या मिल गया, b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहीं पर से क्वेश्चन को रोक देंगे आप। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में आप b² - 4ac को निकालेंगे, इसके बाद आप तय करेंगे कि मूल कैसे होंगे। अब बच्चों देखिए, ये जो b² - 4ac है हमारे पास, मैंने कई बार इससे बारे में आपको बताया कि इसे हम समीकरण का विविक्तिकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये ही तय कर रहा है इतने बार से कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। तो वास्तविक होने के साथ साथ जो बातें हुई, इनकी एक छोटा सा समरी रूप आपके सामने है, देखिए। तो यदि 0 से बड़ा था, मूल वास्तविक होंगे, और दो भिन्न, भिन्न से तात्पर्य है दोनों मान x के अलग अलग प्राप्त होंगे। परंतु यदि 0 के बराबर है, b² - 4ac अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप विविक्तिकर कह रहे हैं, तो यहां पर दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, बराबर होंगे। और तीसरी बात थी, यदि ये 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो आपने देखा d अक्षर से इसे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, क्या, d बराबर b² - 4ac। आपको ध्यान रहेगा d अक्षर से मैंने दिखलाया, डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर ले लिया, ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि डिस्क्रिमिनेंट तय करता है कि मूल कैसे होंगे। तो बच्चों आगे देखिए, चलते हैं, हमारे पास में एक पुनः प्रश्न है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा यदि संभव हो तो मूल भी बताइए। अब प्रकृति, वही बात जो भी चल रही थी। तो देखिए,
पूरी बात यहाँ पर ध्यान से, सर्वप्रथम अपने दिए गए समीकरण को तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो आपको यहाँ पर ए बी व सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अब आप डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर निकालेंगे 4ac। देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, -4 और ये 2 और ये 3, अर्थात यहां पर ये 36 और ये कितना 24, कुल मिला के आपके पास यहां पर आ रहा है 12। तो d का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। अतः बोला गया ना मूल संभव हैं, अतः मूल वास्तविक होंगे अर्थात संभव है। मूल संभव हैं या वास्तविक है ना, मूल वास्तविक या संभव। तो मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल है, संभव है, 0 से बड़ा है। आगे कह रहे हैं यदि संभव हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल मैंने आपको बताया बच्चों, पहला मूल इस प्रकार है, देखिए -b प्लस, अब तो हम इसे d से दर्शा सकते हैं, b² - 4ac को अपॉन 2a, और माइनस लगा देंगे तो दूसरा भी मूल मिल जाएगा। तो चलिए इसे सरल कर लेते हैं। b का मान आपके पास यहाँ पर -6 है और प्लस माइनस अंडर रूट में आपने कितना निकाला हुआ है, 12 अपॉन 2, और a का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बच्चों ये 6 प्लस माइनस 12 का यहाँ पर देखिए अंदर गुणनखंड करके 4 और 3, और वो 2 बाहर बन के आ गया, 4 को बाहर कर दिया और ये 4, 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये मिल गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो बच्चों देखिए मूल समीकरण के क्या हमें प्राप्त हो गए, 3 प्लस √3/2 तथा 3 माइनस √3/2, ये 2 मूल हमें प्राप्त हो गए। पहले आपने क्या दिया, एबीसी के मान ज्ञात किए व्यापक से तुलना करके, उसके बाद में आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपने ध्यान दिया कि ये धनात्मक है, शून्य है या ऋणात्मक है। तो यदि ये धनात्मक है या शून्य है तो आपने कहा मूल संभव है, वास्तविक है। और इसके बाद आपने मूल यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के बता दिए बच्चों। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मूलों के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी दे दिया जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। प्रश्न ने आपसे नहीं पूछा है, पहले ही दे दिया कि मूल बराबर हैं। तो यदि मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कर दीजिए। बच्चों परीक्षा में इस तरह का प्रश्न भी आता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न बहुत आसान है। सर्वप्रथम इसे आप मानक रूप में बनाइए, अर्थात ब्रैकेट खोलिए और देखिए क्या प्राप्त होता है। तो ब्रैकेट खोलने पर आपको ये मिल जाएगा कि x² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। kx से अंदर आपने गुणा कर दिया। अब इसकी आप तुलना कर लीजिए व्यापक समीकरण से, तो आपको a बराबर कितना मिल गया, k, b का मान प्राप्त हो गया -2k और c का मान 6 प्राप्त हो गया। a b c के मान आपको प्राप्त हो गए यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, चूंकि
दिया है समीकरण के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर है, मूल बराबर हैं, ये दिया हुआ है प्रश्न में बच्चों। तो यदि बराबर हैं तो इसका मतलब है कि d बराबर 0 उन्होंने हमें दे दिया है इस प्रश्न में। तो d का मान 0 है, अर्थात विविक्ति कर b² - 4ac बराबर 0 शुरू से ही दिया हुआ, आपको ज्ञात नहीं करना है, प्रश्न ने पहले ही कह दिया था मूल बराबर है, तो बराबर है तो b² - 4ac = 0। अब देखिए abc के मान रख दिए, तो 2k² - 4 और यहाँ पर a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6, बराबर पर 0, ध्यान रखिए। तो मिल गया 4k² - 24k बराबर 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से आपको कॉमन मिल रहा है 4k, अर्थात k माइनस कितना 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो बराबर 0। एक बार देखिए 4k बराबर 0 लिया तो k बराबर 0, और दूसरी बार k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, जैसा कि गुणनखंड से हम लोग मान प्राप्त करते हैं। परंतु बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए इस मान के बारे में, k का मान यदि 0 आप ले लेंगे तो k की जगह पर 0 रखने पर ये पद ही गायब हो जाएंगे, द्विघात समीकरण ये रह ही नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो k के मान निकले क्या वो मान हमारे समीकरण के लिए उपयुक्त हैं, उसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो आपको बताएं k का मान 0 नहीं लेंगे, k का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 6। यही बच्चों इस प्रश्न का हल है। ध्यान दीजिए प्रश्न बहुत छोटा होता है, उन्होंने यदि यहाँ पर बराबर न दे करके ऐसा दे दिया कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब देखिए अगर वास्तविक दे देते तो आप क्या नोट करते, तब उसका मतलब था b² - 4ac बड़ा है और बराबर है 0 के। इसको लेकर के शुरू से चलते और लास्ट तक ही ऐसे ही चलता रहता। उसके बाद k का मान जो भी होता बड़ा बराबर का साइन लग करके प्राप्त होते आपको। आगे चलते हैं बच्चों, एक प्रश्न हमने आप लोगों के लिए और यहाँ पर रखा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, देखिए भाषा में ही आपको दिखलाई देगा, क्या निम्न स्थित संभव है। निम्न स्थित संभव से तात्पर्य है कि यदि संभावना हो तब इस पर हम लोग बात करेंगे। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी, दो मित्र हैं यहाँ पर और दोनों के आयु का योग वर्षों में कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु पुनः वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं दोनों मित्रों की एक की आयु मान लेते हैं, तो दूसरे की आयु अपने आप निकल आएगी, क्योंकि दोनों का योग तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, बात वर्षों की चल रही थी। अतः दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, दोनों का योग जब 20 है बच्चे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 - x वर्ष।
पहले वाले मित्र की आयु घटा दिया तो दूसरे का निकल आया। प्रश्न में दिया 4 वर्ष पूर्व, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व इनके आयु क्या रही होगी बच्चे? इनकी आयु पहले मित्र में से 4 माइनस कर देंगे, इतने वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु में भी 4 माइनस कर देंगे, अर्थात आप देख सकते हैं ये 16 माइनस एक्स वर्ष। ये 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु थी। अब प्रश्न ने कहा इनका गुणनफल 48 था, ठीक है। प्रश्न के अनुसार इन दोनों की आयु का गुणनफल, तो यहां पर ये और ये 4 वर्ष पहले जो आयु थी इनका गुणनफल देखिए, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इनका गुणनफल 48 था। गुणा कर देते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और ये प्लस 4x बराबर 48। अब देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और ये 16 और 4 20x, इस जगह पर यहाँ पर हमारे पास 64 पहले से है और ये 48 इस तरफ आ गया, तो कुल मिलाकर के बच्चों क्या प्राप्त हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ पर देखिए कितना 112, माइनस से गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गई। अब बच्चों बारी आती है कि क्या ये संभव है, तो संभावना के लिए देखते हैं हम t का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात यहाँ पर माइनस 20 का वर्ग माइनस 4, a की जगह पर 1 है और इसको देखिए c का मान, a b c चिन्हों के साथ में, तो अब आप देख सकते हैं ये कितना प्राप्त हुआ 400 और ये माइनस में 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, आपको ये प्राप्त हुआ बच्चों माइनस का 48। अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक अर्थात 0 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये संभावना कि दोनों के लिए जो ली गई थी, क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है बच्चे? यहाँ पर संभव क्या नहीं है कि इनकी ये कंडीशन जो बताई जा रही है इसकी संभावना कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तिकर का मान माइनस में आया। यदि यह माइनस में नहीं होता तब जरूर संभावना बनती। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस बात को पहले विविक्तिकर से डिस्क्रिमिनेंट से ज्ञात किया। आगे चलते हैं बच्चों, आपको हम गृह कार्य दे रहे हैं। आपने सभी तरह के प्रश्न हल कर लिए हैं जो आपने 4 भाग इसके देखे थे। अब आप यहाँ पर इस पर भी ध्यान देंगे। पुनः मैंने एक सवाल आपको के मान के लिए दिया है, दूसरा आप देख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, और साथ में लिख दिया यदि अस्तित्व संभव हो तो अस्तित्व की संभावना आप कैसे देखते हैं, विविक्तिकर प्राप्त करते हैं समीकरण का,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहीं से आप बता पाते हैं कि इसका अस्तित्व संभव है नहीं। अस्तित्व संभव है अगर, तो आप उसे ज्ञात करेंगे, और यदि अस्तित्व संभव नहीं है तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वहीं से बात रुक जाएगी। दूसरी बात देखिए, इन दोनों प्रश्नों को इस पे कीजिएगा। एक हमने आपको इस तरह का भी प्रश्न दिया है भारती, इसको भी आप पहले क्या कीजिएगा, द्विघात समीकरण बनाइएगा, उसके बाद में विविक्ति कर ज्ञात कीजिएगा, और उसको ज्ञात करने के बाद आप कह पाएंगे कि समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा शुरुआत से अब तक जितनी भी संभावनाएं थी, पहले आपने द्विघात समीकरण समझा था, उसके बाद में द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा, फिर आपने द्विघात समीकरण के हल प्राप्त किए, अर्थात जो गुणनखंड विधि से मैंने आपको पहला तरीका बताया, दूसरा तरीका मैंने बताया द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, अर्थात x के पद को समाहित करके। तीसरी बात हमने आपको व्यापक समीकरण से ही सीधा सूत्र दर्शाया, सूत्र के माध्यम से जो द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र कहलाता है वो आपने ज्ञात किया, और अब आपने ध्यान दिया कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति आपने देखी, विविक्तिकर को आपने जाना, और विविक्तिकर के माध्यम से हम मूलों की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। इसमें बच्चों तरह तरह के आपने द्विघात समीकरण के प्रश्न किए। कुछ प्रश्न इस तरह के भी दिए जाते हैं जिसमें द्विघात समीकरण पहले बनाना, फॉर्मेशन आपने सीखा, किस तरह से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को द्विघात समीकरण से संबंधित ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरामा इंटर कॉलेज लखनऊ से आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रारंभ किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। हम आज फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने अपनी बात को खत्म किया था। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि हमने अपनी बात को समाप्त कहां किया। हमने अपनी बात को बच्चों यहां समाप्त किया था कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम कब होगा। तो सामान्य रूप से मैंने आपसे यह कहा था कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का अगर सामान्य रूप से आप देखेंगे तो कहीं पर भी उसका प्रतिलोम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन के, किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय होने के लिए उसका एक एक आच्छादक होना आवश्यक है। कैसा आवश्यक है? एक एक आच्छादक होना आवश्यक है, 1 1 on 2 होना जरूरी है। लेकिन सभी त्रिकोणमितीय फलनों का स्वरूप जो पाया हमने वो किस प्रकार का पाया था? 1 1 on 2 की जगह many 1 on 2 पाया। तो इससे हमें यह समझ में आया कि सामान्य रूप से तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, लेकिन फिर होगी कैसे? तो हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था आपको कि हमें क्या करना होगा, हमें उसके प्रांत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रतिबंधित करना होगा। अब प्रतिबंध हम किस तरह से लगाएं और कैसा लगाएं, इस बात के ऊपर हमें देखना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, उसके प्रांत भी जानेंगे, परिसर भी जानेंगे, फिर इन फलनों का ग्राफ कैसे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उनका ग्राफ है तो इसका ग्राफ भी होगा। तो वो हम निकालेंगे किससे? इन्हीं से निकालेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों से ही प्रतिलोम का हम लोग ग्राफ निकालना सीखेंगे। और फिर उसी ग्राफ से हम ये सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन की शाखाएं क्या होंगी। अब मैंने आपसे कहा ना कि इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रतिबंधित करने के लिए हमें उसे परिसर को तोड़ना होगा। जब वो तोड़ेंगे तो कई हिस्सों में बंट जाएगा, और वो जो हिस्से बंट के निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शाखाएं। और फिर आखिरी में हम लोग इसमें अंत में इसमें कुछ प्रश्न भी करेंगे अपनी इस बात को अच्छे से पूरा करने के लिए, हम अपनी बात को स्थायी करने के लिए इसको देखेंगे। तो आइए बच्चों आगे आते हैं। आज की क्लास में हमने अपनी पिछली क्लास इसी जगह पे खत्म की थी। आप ध्यान से देखिए तो यही लिखा था कि त्रिकोणमितीय फलन सामान्यतः एक एक आच्छादक नहीं होते हैं। नहीं होंगे तो उनका प्रतिलोम ज्ञात करने में हमें त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत को क्या करना है? देखिए, प्रतिबंध के साथ लिखा जा सकता है। और इसी प्राप्त
प्रांत को हम क्या कहते हैं? प्रतिबंधित प्रांत या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं। अब हम करेंगे कैसे बच्चों? अगर मैं इसको सामान्य रूप से समझाऊंगा आपको तो परेशानी आएगी। इसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो हम ग्राफ से अगर सीखेंगे तो आसान है। ये आप सब जानते हैं कि साइन का जो ग्राफ होता है, साइन के जो मान होते हैं, साइन एक्स जब हम लिखते हैं तो आप एक बात ध्यान रखें, साइन एक्स, इसमें एक्स क्या है? एक कोण है, एंगल है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो इसको ऐसे समझें कि एक मशीन है, इस मशीन के अंदर इनपुट कौन जाएगा? इनपुट जाएगा कोण, एंगल जाएगा, और बाहर कौन आएगा? ये इनपुट है हमारा, इसके अंदर ये जाएगा, और बाहर कौन आएगा? एक मान बाहर आएगा, एक मान बाहर आएगा, और इसके अंदर कौन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। कौन सा होगा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो, इसका मतलब ये हुआ कि रखा किसको गया? एंगल को। मिलेगा कौन? उसका मान। इसीलिए हमने क्या कहा कि एंगल रखा जाता है और साइन का जो मान होता है वो -1 से +1 के बीच में कुछ भी लिया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, -1 से +1 तक। तो इस तरह से हम, ये चीज तो समझ में आती है, लेकिन अब हम इसको जो हमें समझना है वो देखिए। साइन का ये ग्राफ हमने आपको बताया था कि कैसा है? कैसा है? many 1 on 2। ध्यान दीजिएगा, many 1 on 2, बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक होता है। अब बहुएक आच्छादक का हमें इसके डोमेन को तोड़ना है, तो ये तो निश्चित है कि इसका मान -1 से +1 के बीच में चल रहा है। जब मान -1 से +1 चलेगा तो हम इसके हिस्सों को तोड़ दें। अब देखिए, मैं तोड़ना सिखा रहा हूं आपको। यहां पे मैं ले लूं, ये मान मैंने लिया और ये मान मैंने लिया, इसके बीच का इतना हिस्सा ले लिया। ये एक हिस्सा ले सकते हैं हम, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाल हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं यहां से जो हिस्सा लिया है, अब मैं इतना हिस्सा ले लूं, ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, या मैं ये हिस्सा ले लूं तो ये भी ले सकता हूं। अब आप देखिए, यहां पर x का मान कितना था? -π/2। तो मैंने कहां से कहां तक के हिस्से लेने शुरू किए? -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, और क्या लिया? 3π/2 से 5π/2। ये मैंने इसको तोड़ना शुरू किया। इसी तरीके से आप माइनस में भी तोड़ सकते हैं। माइनस, अब ये -3π/2 होगा बच्चों, ये वाला हिस्सा ले लो, तो इसका मतलब कि -3π/2 से -π/2 तक। तो ये जो आप देख रहे हैं, जितने टुकड़े आपने यहां देखे, इन सब को हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम केवल इतने हिस्से की बात करें या केवल इतने हिस्से की बात करें तो ये फलन कुछ ऐसा दिखेगा। यही फलन कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है। बस अब आप बताएं कि ये एकैक आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो ये अब एकैक आच्छादक है। अगर हम एक्स अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींचें, हर रेखा इसको एक जगह काटेगी, और वाई अक्ष के समांतर चाहे जितनी रेखाएं खींचें वो भी इसको एक ही जगह काटेगी। इसका मतलब हर एक्स का केवल एक वाई होगा, और ये फलन कैसा हो जाएगा? एकैक आच्छादक हो जाएगा। और अब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इनवर्स निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जैसे अगर मैंने कहा कि f एक फलन है x से y में, तो उल्टा करना है ना। मैंने क्या बताया था कि यह फलन कहां से कहां होगा? y से x में होगा। तो जो ग्राफ अभी तक हम x ये है और y ये है, मैं ऐसे बना रहा हूं, तो x और y को लेकर बनाया था। अब x हम लोग इस ग्राफ को पलट दें, मतलब जो y है उसको x कर दें और जो x है उसको y कर दें। तो देखिए, यही वाला ग्राफ यहां पे ऐसे बना दिया गया। अब आप देखें, यही ग्राफ यहां पे ऐसे लेटा हुआ बन रहा है, और ये किसका ग्राफ हो जाएगा? अब ये इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। और इसके आप चाहे कोई हिस्से ले लें। कौन सा हिस्सा लेना? -1 से +1 के बीच में, और हम कौन सा हिस्सा ले लें? यहां से यहां तक ले लें, -π/2 से +π/2, या π/2 से 3π/2, या 3π/2 से 5π/2। ऐसे आप किसी भी एक टुकड़े को लेते जाएं, और फलन ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, कोई भी फलन अगर आप ऐसे लेते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये फलन कैसा हो जाएगा? उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति फलन है, अगर साइन का ग्राफ हमको देखना है तो साइन का ग्राफ हम लोग जो अभी तक इस तरह से बना रहे थे,
उसमें हमको सब छोड़ देना है। अब हमें क्या बनाना है? केवल इतना और केवल इतना। इस ग्राफ को अगर हम लोग अक्षों को पलट दें तो यही ग्राफ कैसा नजर आएगा बच्चों? अब आपको यही ग्राफ कैसा नजर आएगा? ये ग्राफ ऐसा नजर आएगा और यहां होगा π/2, यहां होगा 1, सॉरी ये 1 और ये -1, ये होगा π/2 और ये होगा -π/2। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मुख्य त्रिकोणमिति थी उसमें हम कोण रखते थे और उसके अनुपात निकालते थे, कुछ मान मिलते थे। अब हमें क्या करना है? अब हमको मान रखने हैं और उसका संगत कोण ज्ञात करना है। अर्थात किसी मान के संगत कोण को ज्ञात करने की विधि को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहा जाता है। तो यह हमारा सबसे आसान सा तरीका है। अब हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमने साइन का ग्राफ देखा। इस ग्राफ में बेटा एक और बात बहुत अच्छी सी है, अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को मिला दूं, देखिए कितने आसानी से ये दोनों ग्राफ मिलाए गए हैं। आप इसको अलग से भी समझ लें, ये हमारा साइन का ग्राफ चल रहा है और अगर हम इसी को यहां पे बनाएंगे तो ये देखिए कैसे बनेगा। ये यहां पे ऐसे बना है, ऐसे गया है, ऐसे। अगर हम यहां एक रेखा खींचें, यहां पे हम एक रेखा खींचें, कौन सी रेखा? y बराबर mx की, और m की जगह 1 लिख दें तो ये y बराबर x होगी। y बराबर x को अगर हम खींच दें रेखा को तो वो ये रेखा दिख रही है और इस रेखा के आप दोनों तरफ, नीचे वाला हिस्सा इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब दिखेंगे। जैसे लगेगा कि एक दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखा जा रहा है। तो इनवर्स का मतलब यही है, दोनों एक नजर आएंगे, y बराबर x पर दोनों एक जैसे नजर आएंगे, एक ही नजर आएंगे। इसलिए जब f और f इनवर्स मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को y बराबर x से ये समझने की आवश्यकता है। और जो चीज साइन के लिए चल रही है, इसी प्रकार हम कॉस को भी कर सकते हैं, इसी प्रकार हम टेन को भी कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सभी को कर सकते हैं। देखिए आगे मैं आपको वो भी दिखाता हूं। ये देखिए हमारा ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का, देखिए आपको दिख रहा है अब। और ये कहां से कहां तक है? यहां पर हमको क्या मिल रहा है और यहां क्या मिल रहा है और यहां क्या मिल रहा है और यहां क्या मिल रहा है। तो यहां पर x का मान 1 है, यहां -1 है और ये π/2 माइनस का है और यहां पे प्लस का π/2 है। ठीक है, अगर आप यहां कॉस में देखेंगे तो यहां x का मान कितना है? 1 है और यहां x का मान कितना है? -1 है और यहां y का मान कितना है? जब यहां पे आप रखेंगे y को, यहां रखेंगे यहां पर, तो 0 होगा, y 0 होगा, लेकिन यहां y कितना होगा? पाई होगा। y कितना होगा? पाई होगा। तो इसका मतलब कि cos का मान 0 से पाई के बीच में दौड़ रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो साइन कर्व हमने पढ़ा, इसका जो प्रांत था, अब इसका प्रांत, साइन इनवर्स का प्रांत, डोमेन क्या बन जाएगा बच्चों? इसका डोमेन क्या बन जाएगा? इसका डोमेन बन जाएगा -1 से 1। मतलब साइन में जो उत्तर आता था वो हमारा कोण हो गया, वो हमारा इनपुट हो गया। तो ये हमारा प्रांत हो गया। जो परिसर था वो प्रांत कर दें और जो प्रांत था वो परिसर कर दें। लेकिन साइन का जो प्रांत था वो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या थी। हमने उसको क्या किया? प्रतिबंधित किया और हमने उसको प्रतिबंधित करके ये ले लिया। कहां से कहां तक? -π/2 से +π/2 तक। कॉस में क्या ले लिया? 0 से पाई ले लिया। इसी तरह से बाकी में भी हम ले लें तो सबके हमें प्रांत और परिसर ज्ञात हो जाएंगे। अब देखिए साइन इनवर्स x का प्रांत -1 से +1, क्योंकि ये साइन का परिसर होता था। कॉस का मान कहां से कहां तक चलता है? -1 से +1। अब वो क्या हो गया? प्रांत हो गया। tan इनवर्स क्या होता था? कोई भी संख्या, कोई भी मान आ सकता था, लेकिन अब वो हमारा इनपुट हो गया। इसी प्रकार हम बाकी को कर रहे हैं। और हमारा जो उत्तर आएगा, जो परिसर आएगा, परिसर बच्चों कुछ भी आ सकता है। मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया था, मैं फिर दिखा रहा हूं। आप देखें, मैं यहां से आपको बता सकता हूं कि कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी मान, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, यहां से यहां तक भी हो सकता है। हमने अभी लिख के बताया था कि ये -π/2 से π/2 भी हो सकता है, π/2 से 3π/2 भी हो सकता है। कुछ भी आप इसमें ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसका कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रश्नों में कहीं भी ये परिभाषित नहीं दिया है या क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हम किस टुकड़े, किस शाखा की बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा यह वाली शाखा को लेना है। कौन सी? -π/2 से π/2। किसके लिए? साइन इनवर्स के लिए। इसी तरह से कॉस के लिए हमें 0 से पाई लेना है। तो यह जो शाखा मुख्य रूप से हम 0 के आसपास वाली जो देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य शाखा।
क्या कहते हैं? मुख्य शाखा। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। और हमको जितने भी मान निकालने के लिए बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे वो यही होते हैं। तो ये जो परिसर यहां आप देख रहे हैं, ये परिसर आपने जो देखा बच्चों, इस परिसर का मतलब यहां जितना भी आप परिसर देख रहे हैं, यह सभी इसके प्रमुख मान हैं। ये सभी इसके प्रमुख मान हैं। कौन से मान हैं? प्रिंसिपल वैल्यू हैं। ये सब कौन सी हैं? प्रिंसिपल वैल्यू हैं। और ये बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित तौर पर आ जाता है कि हम दिए हुए प्रश्न को हल कीजिए और उसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है इसके बीच में ही रहना होगा, और वो रहने के लिए बहुत आसान सी चीज है। मैं थोड़ी से वही उदाहरणों के साथ आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन कुछ भ्रांतियां जो हमारे दिमाग में चल रही हैं उनको तोड़ना बहुत आवश्यक है बच्चों। सबसे पहले मैं बता दूं आपको फिर से कि अगर कहीं पर साइन x लिखा है और उसकी पूरी घात -1 लिखी है, तो इसका मतलब होता है 1/sin x। मतलब पूरे मान को व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें। लेकिन अगर कहीं हमने लिखा है साइन और x के बीच में -1 लिखा है, तो ये साइन इनवर्स है। इसका मतलब है कि मान दिया है, इसका संगत कोण ज्ञात करना है। x किस कोण के लिए साइन का मान x है, यह ज्ञात करना है y बराबर साइन x के लिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने लिखा y बराबर साइन x, तो इसका मतलब x बराबर साइन इनवर्स y लिखा जाएगा। यहां x क्या है? एंगल है, कोण है, और y क्या है? उसका संगत मान है, वैल्यू है। लेकिन यहां पर अब y क्या बन गया? अब y फिर देखिए, आप y आप कहेंगे वैल्यू है और x क्या है? कोण है। इसका मतलब क्या है कि दिए हुए मान के लिए संगत कोण को ज्ञात करना, और अगर वह कोण -90 से +90 के बीच में है तो मुख्य मान कहा जाएगा, और इसको ज्ञात करने के लिए हमें यहां सीखना है। तो एक तो अभी जो मैंने आपको बताया कि साइन x की पावर -1 हो तो क्या मतलब है। दूसरा, मैंने अभी आपको बता दिया है कि अगर त्रिकोणमितीय फलन में शाखा विशेष का उल्लेख ना हो, हम आपसे ना कहें कि यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, तो कौन सा आप लेंगे? हमेशा फलन की मुख्य शाखा को लेंगे। और मुख्य शाखा कौन सी होंगी? ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। और किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का वो मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। मतलब इसके बीच का जो मान होगा वो त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहा जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि साइन इनवर्स 1/2, तो आपको वो कोण ज्ञात करना है जिसके लिए साइन का मान 1/2 हो। इसको आप ऐसे y मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों है साइन y बराबर 1/2, आप ऐसे लिख सकते हैं। और साइन y अगर 1/2 है, तो साइन का मान 1/2 कब होता है? जब कोण कितने डिग्री का हो? 30। लेकिन आपको यहां कोई भी चीज डिग्री में नहीं लेके चलनी है, सब किस में लेके चलनी है? रेडियन में। तो हम क्या कहेंगे? π/6। अब अगर हम दोनों तरफ साइन y बराबर साइन 30 कह रहे हैं, तो y का मान कितना निकला? π/6। अब ये जो कोण निकला है वो आप कह सकते हैं कि -90 और +90 के बीच का है। तो ये मान कैसा है? ये इसका प्रमुख मान है, इसके बीच में है, इसलिए कैसा है? प्रमुख मान है। समझ में आ रहा होगा बच्चों? तो अब हम लोगों को इसके आगे कुछ, जब तक इसके प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में बातें नहीं आएंगी। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना है, साइन इनवर्स लिखा है, तो एक बात तय हो गई कि हमें -π/2 से +π/2 के बीच ही रहना है। -π/2 से +π/2 तक रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है बच्चों? तो क्या करेंगे? आप इसको ऐसे मान लीजिए, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। अब अगर मैं इसको लिख दूं साइन y बराबर 1/√2, तो कोई इसमें गलती नहीं है। और साइन का मान 1/√2 कब होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। तो साइन 45 हम इसकी जगह लिख सकते हैं। और 45 को आपको जानते हैं कैसे लिखना होता है? रेडियन में। आपको मालूम होगा कि अगर किसी कोण को रेडियन में बदलना हो तो हमेशा π/180 से गुणा कर लीजिए, वो रेडियन में आएगा। ये π/4 हुआ।
तो इसका मतलब कि हम लोग 1/√2 की जगह पर साइन π/4 लिख सकते हैं। और इधर क्या चल रहा है बच्चों, इधर चल रहा है साइन y। तो y का मान कितना निकला, y का मान निकला π/4। और कहा गया था मुख्य मान निकालिए, तो मुख्य मान का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको इसके बीच में ही रहना चाहिए, मतलब जो परिसर हमने बताया था उस परिसर के बीच में रहना चाहिए। आप देख लीजिए है कि नहीं, मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, देखिए इसके बीच में है कि नहीं, है ना, इसके बीच में है, ये 0 से पाई है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया। इसी प्रकार एक और करते हैं, देखिए कॉट इनवर्स। अब देखिए हमने y बराबर क्या ले लिया, कॉट इनवर्स 1/√3। तो जब कॉट इनवर्स है, आप यहां से कॉट इनवर्स की जगह इधर कॉट y लिख दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। और इधर कितना है, 1/√3। कॉट किसका व्युत्क्रम होता है, tan का। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और tan 60 का मान कितना होता है, √3। और हमें यहां कितना चाहिए, 1/√3। किसके लिए चाहिए, कॉट के लिए चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉट 60 डिग्री होगा। अब हम 60 डिग्री को रेडियन में बदल लें तो कितना होगा, π/3 होगा। और इधर कौन चल रहा है, कॉट y चल रहा है। तो y का मान कितना हुआ, y का मान हो गया π/3, π/3। अब हमको देखना है मुख्य मान है कि नहीं है, तो हम अपनी पिछली स्लाइड में चलते हैं। देखिए कॉट ये लिखा है, कॉट इनवर्स, और यहां पे क्या लिखा है, 0 से पाई लिखा है। 0 से पाई लिखा होने का मतलब क्या हुआ कि 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा मान कितना आया, देखिए π/3 मतलब 60 आया। तो ये 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है। आगे देखिए कुछ और प्रश्न आप लोगों के लिए। tan इनवर्स √3, अब आसानी से करिए, y बराबर tan इनवर्स √3 ले लीजिए, y बराबर tan इनवर्स √3 ले लिया, ठीक है। y बराबर जब हम tan इनवर्स √3 लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं tan y बराबर √3। और tan का मान √3 कब होगा, अभी मैंने डिस्कस किया, कितना होगा, 60 डिग्री के लिए। और 60 डिग्री का मतलब π/3 tan y। तो y कितना हो गया, केवल π/3। और मुख्य मान ध्यान रखें, आपको वो टेबल जरूर याद रखनी है, इस टेबल को बिल्कुल कंठस्थ कर लें। ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मुख्य मान कैसे पहचानेंगे कि जो आपने निकाला है वो उसके बीच का है, अन्यथा ये गलत होने लगेगा बच्चों। तो क्या हो गया, हम देख लें, tan था, tan -90 से +90 कहा गया है, तो हमने -90 से +90 के बीच का ही मान निकला है -π/2 से +π/2 के बीच का हमने मान निकाला, ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा पहला भाग हो गया, ये ए वाला था। चलिए अब हम बी करते हैं। y बराबर, माना y बराबर साइन इनवर्स √3/2। तो इसका मतलब साइन y कितना होगा, इसका मतलब साइन y कितना हुआ, √3/2। और साइन का मान √3/2 कब होता है, 60 डिग्री के लिए। तो साइन 60 हो गया, इधर साइन y हो गया। तो y बराबर, हमें 60 नहीं लिखना है, मैंने लिखा है, क्या करना होगा, मुझे इसकी जगह क्या लिखना होगा, π/3। मैंने जानबूझ के आपके लिए लिखा कि आप लोग समझें ये गलत होगा, 60 नहीं, हमेशा रेडियन में ही लिखा जाएगा। और आपको y का मान क्या निकलेगा, π/3। और साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, -90 से +90 तक होता है। तो ये उसके बीच में है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। अब हम हर बार प्लस का ही मान लेकर अपने हल को कर रहे हैं, हर बार प्लस में ही देख रहे हैं। एक माइनस का उत्तर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि हम कैसे करेंगे। माइनस का उत्तर अगर हमें नहीं मिलेगा तो समझ में थोड़ी बातें कम आएंगी। तो अगला उदाहरण इसका जो सी वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सी वाला देखिए आप, सी भाग बच्चों इसका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा, आपके समझने के लिए बहुत आवश्यक भी। कॉस इनवर्स -1/2। बेटा एक बात आप सब लोग ये जान के चलें कि हमें त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद होने चाहिए। अगर वो सूत्र नहीं याद होंगे तो हमारे लिए मुश्किल है, हम यहां पर उसको जोड़ नहीं पाएंगे, दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हमें उन कक्षा 11 में जो भी हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है वो सब आप रिवाइज कर लें और उसको देख जरूर लें। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों cos y बराबर -1/2। अब समस्या है इसमें, y माइनस में आ रहा है, cos y माइनस में है। अब देखिए, तो पहले तो हम माइनस को छोड़ दें
और 1/2 कॉस का मान 1/2 कब होता है? जब कोण 60 डिग्री का हो। तो इसको मैं कॉस π/3 लिख देता हूं। लेकिन ये तब तक y का मान नहीं हो सकता है जब तक कि ये माइनस यहां से नहीं हटेगा। और आप जानते हैं, मैं आपको दो सूत्र याद करा दूं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस में होता है। अगर ये साइन होता, अगर यह प्रश्न साइन का होता, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये ऐसे होता, साइन y बराबर माइनस साइन π/3 लिखा होता, मान लेते हैं, तो मैं इसको साइन और ये कोण माइनस का अंदर कर देता। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहां पर यह संभव नहीं है क्योंकि कॉस में ऐसा नहीं होता है। तो कॉस का मान निगेटिव कब होता है, ऋणात्मक कब होता है? आपको ध्यान होगा कक्षा 9-11 में हमने पढ़ा है ASTC, ये रूल हमने पढ़ा था। ASTC, A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन, T का मतलब टैन और C का मतलब कॉस। इन चतुर्दांशों में ये धनात्मक होते हैं, शेष जगहों पे ये ऋणात्मक होते हैं। ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। इसको हम लोगों ने रूल भी पढ़ा था ASTC। कैसे याद किया था आपने? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, हमने इसको पढ़ा था। तो इसका मतलब कि कॉस जो होगा वो हमें माइनस में चाहिए। तो कॉस प्लस में कहां कहां है? यहां प्लस हो गया और यहां प्लस हो गया। अब बचा कौन? या तो दूसरा और या तो तीसरा। और हमको कहां से कहां तक चलना है? क्योंकि ये इनवर्स है, तो जरा ध्यान से अपने हम टेबल पे लौटेंगे। कॉस के आगे देखेंगे तो 0 से पाई लिखा है। 0 से पाई लिखा होने का मतलब होता है, 0 से पाई लिखा होने का मतलब होता है कि केवल पहले और दूसरे के बीच में होंगे, केवल पहले और दूसरे के बीच में होंगे। तो कोण को कहां आना होगा? कोण को आना होगा दूसरे चतुर्दांश में। और दूसरे चतुर्दांश में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। तो इसको आप लिख दीजिए पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। और ये क्या बन गया? कॉस 2π/3। और इधर कॉस y, तो y का मान कितना हुआ? 2π/3 हुआ। मैं आपको बता दूं, जो हमने सूत्र यहां इस प्रयोग किया है वो ये किया है, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। दूसरे चतुर्दांश में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस कॉस थीटा प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद अपनी इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए एक हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विकल्प के तौर पर आप देखें तो ये वाला कोण कितना होगा? हल आप अलग अलग करिएगा, मैं आपको साधारण तौर से बता देता हूं। tan का मान √3 कब होगा? tan का मान √3 कब होगा? जब कोण 60 का होगा, तो ये π/3 आएगा। फिर ये वाला माइनस आ गया, देखिए। और sec इनवर्स -2, sec का मान 2 कब होता है? sec का मान 2 कब होता है आप बताएं? sec का मान 2 होगा जब cos का मान 1/2 है, उसका उल्टा। तो cos का मान 1/2 60 पे होता है, तो sec भी 2 कब होगा? 60 पर होगा। लेकिन मुझे दूसरे चतुर्दांश में चाहिए, तो पाई माइनस π/3 लिखेंगे। तो ये कितना हुआ? 2π/3 हुआ। और इधर कितना चल रहा है? π/3 चल रहा है। दोनों को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा कितना? माइनस π/3। ये π/3 का दुगना 120 और ये 60। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो भी चर्चाएं की हैं, ये हम लोगों ने की प्रमुख मान पर। अगली कक्षा इसकी बहुत महत्वपूर्ण होगी, जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्मों की चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों को कुछ और आसान तरीके से और कुछ और अच्छे सवालों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप इनकी रिवीजन करिए और ओके करिए।